हर रात जैसे ही ये शादीशुदा औरत सोती थी, एक शैतान उसके सपनों में आ जाता। शुरुआत में ऐसा लगता था कि ये बस एक अजीब सपना है, लेकिन धीरे धीरे वो शैतान उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। और सबसे डरावनी बात ये थी, सुबह उठने के बाद उसके शरीर पर वही निशान दिखाई देते थे जो रात को सपने में बने थे। इसका मतलब ये था कि वो शैतान उसके साथ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो इस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। असल में इस कहानी की शुरुआत ईचा नाम की एक महिला से होती है। वो बताती है कि उसे हर रात एक ही रहस्यमयी सपना आता है। सपने में वह खुद को एक खूबसूरत हवेली के पास में पाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी आदमी से होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बनने लगता है और ईचा को यह सब इतना असली लगता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह बस एक सपना देख रही है। लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके करीब आता है, हकीकत में एक डरावनी घटना होने लगती है। ईचा के कपड़ों के बटन अपने आप खुलने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई अजीब सी शक्ति उसके सपनों के जरिए असली दुनिया में भी उस पर असर डाल रही है। हालांकि ईचा इससे पूरी तरह अनजान थी। तभी सुबह करीब 4 बजे डोरबेल बजती है और उसकी नींद खुल जाती है। नीचे जाकर वह दरवाजा खोलती है, जहां उसका पति एरियल खड़ा था। वह एक सिक्योरिटी गार्ड है और रोज की तरह देर रात ओवरटाइम करके घर लौटा था। लगातार नाइट ड्यूटी के वजह से दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। छोटी छोटी बातों पर भी बहस होने लगी थी। दोनों अपने अपने दुख में चुपचाप जी रहे थे। कभी कोई खुलकर बातें नहीं करता। ईचा भी अपने ऑफिस में काम करती थी। वह लंच टाइम के दौरान अपने दोस्त लिंडा से बातें करती है। बातचीत में यह पता चलता है कि उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है। शादी से पहले एरियल उसे हर छोटी छोटी बात पर खास महसूस करवाता था, लेकिन अब ईचा को ऐसा लगता है कि उनके रिश्तों का रोमांस और अपनापन धीरे धीरे खत्म हो गया है। लिंडा उसे समझाती है। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। लिंडा की सारी बातें सुनने के बाद ईचा उसे बताती है उसे याद भी नहीं है कि आखिरी बार उसने और एरियल ने साथ में सुकून भरा पल कब बिताया था। लिंडा उसे सलाह देती है कि आज रात वो खुद से पहल करे और अपने पति को थोड़ा रिझाए। उधर एरियल के सीनियर भी उसे समझाते हैं कि काम जरूरी है, लेकिन पत्नी को समय देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एरियल को भी ये महसूस होता है कि वह परिवार के लिए इतना व्यस्त हो गया कि रिश्ता ही पीछे छूट गया। उस रात जब एरियल घर लौटता है तो माहौल बदला हुआ होता है। ईचा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है, उसकी जैकेट उतारती है और पहले से चाय बनाकर रखती है। एरियल उसके इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश होता है और दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक घर की लाइटें झपकने लगती हैं। उसी पल वही रहस्यमयी डीमन दिखाई देता है जो अब भी किसी अनजाने बंधन से ईचा से जुड़ा हुआ था। रात में सोने के बाद ईचा फिर से उसी रहस्यमयी हवेली में पहुंच जाती है। वहाँ डीमन उसके देह पर एक फूल रखकर ये कहता है कि अब वह इस जगह से कभी नहीं जा पाएगी। घबराकर ईचा भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जैसे ही डीमन उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी नींद टूट जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सपने वाला वही फूल असल में उसके बिस्तर के पास रखा हुआ था। यह देखकर ईचा बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह एरियल खुद उसके लिए खाना बनाता है। दोनों साथ में बैठकर पुराने दिनों को याद करते हैं। एरियल अपने गलतियों के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वह उनके रिश्ते को पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ईचा भी उसकी बातों को मान लेती है और दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। उसी दिन एरियल ईचा को स्कूटी से ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जिसे देखकर लिंडा खुश हो जाती है। ऑफिस में ईचा का मूड पहले से काफी अच्छा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर रखे हुए उसी रहस्यमयी फूल पर पड़ती है जो उसने सपने में देखा था। वह उसे उठाने ही वाली होती है कि अचानक वही हैंडसम आदमी वहाँ आ जाता है जो उसके सपनों में भी दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही ईचा शीशे में उसकी परछाई देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस की छवि दिखाई देती है। डर के मारे उसे उल्टी आने लगती है। वह भागकर बाथरूम जाती है। वहाँ उल्टी करते समय भी उसे वही डीमन अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है। तभी लिंडा वहाँ पहुँच जाती है और उसके तबीयत के बारे में पूछती है। ईचा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जब लिंडा वॉश बेसिन की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ खून के साथ साथ कई कीड़े भी पड़े हुए थे। इससे साफ था कि ईचा के साथ कुछ बेहद ही डरावना हो रहा था। उसी रात ईचा अपनी छोटी बहन एमा से एक कैफे में मिलती है। बातचीत के दौरान एमा बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डास्टा से रिश्ते खत्म कर लिए हैं, क्योंकि वह हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। यह सुनकर ईचा उसे वही सलाह देती है जो कभी लिंडा ने उसे दी थी। वह कहती है कि हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं और अगर कोई लंबे समय तक साथ रहा है तो उसे एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। बातों बातों में एमा बताती है हाल ही में उसके माता पिता ने इच्छा जताई थी
कि अब वे अपने नाती पोते को गोद में खिलाना चाहते हैं। यह सुनते ही ईचा उदास हो जाती है, क्योंकि वह काफी समय से माँ बनने की कोशिश कर रही थी। इलाज और दवाइयों की वजह से उसका और एरियल का रिश्ता भी तनाव में आ गया था। इसी दौरान वो दवाइयाँ लेने के लिए एरियल को मैसेज कर देती है। उधर ऑफिस में एरियल को अचानक ईचा जैसी एक परछाई दिखाई देती है। वह हैरान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त ईचा अपनी बहन के साथ होनी चाहिए थी। वह उस परछाई के पीछे जाता है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। तभी उसे बिल्डिंग के अंदर किसी महिला की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो बिल्कुल ईचा की जैसी लग रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक सुनसान कोने में पहुंच जाता है। वहां ईचा बेहद ही अजीब हालत में खड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे प्रसव पीड़ा हो रही हो। अगले ही पल एरियल की आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर घटता है। ईचा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि एक राक्षसी रूप वाला शिशु होता है। यह देखकर एरियल के होश उड़ जाते हैं। ईचा बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है, जबकि वह डरावना बच्चा धीरे धीरे एरियल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एरियल का सीनियर वहां पहुंच जाता है और सब कुछ अचानक बदल जाता है। वह डरावना मंजर अचानक गायब हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ नहीं हुआ हो। इस घटना से डरा हुआ एरियल घर लौटता है। वह ईचा से ज्यादा बातें नहीं करता, सिर्फ उसकी दवाइयां देकर बताता है कि अगले दिन उसने एक बॉडी मसाज एक्सपर्ट को बुलाया है, जिसका नाम मोबोसारी था। ये बातें बताने के बाद वह चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह मसाज के दौरान मोबोसारी अचानक बताती है ईचा 3 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर ईचा बहुत खुश होती है, क्योंकि वह लंबे समय से मां बनने का इंतजार कर रही थी। लेकिन ये बात सुनते ही एरियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जानता था कि पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था। सिर्फ 2 दिन पहले ही वे करीब आए थे। ऐसे में 3 महीने की प्रेगनेंसी उसके लिए एक बड़ा रहस्य बन जाता है। फिर भी एरियल अपने मन की बात छिपा लेता है। वह ईचा को ऑफिस छोड़ देता है। वहाँ उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन लिंडा परेशान हो जाती है। उसे ईचा के खून और कीड़े वाली उल्टियाँ याद आ रही थी। वह ईचा से बात करना चाहती थी, लेकिन ईचा गलतफहमी में सोचती है शायद लिंडा उसकी खुशी से जल रही है। इसी वजह से दोनों के बीच दूरी आ जाती है। उधर एरियल रात में अपने सीनियर को अपने सारे शक और डर बता देता है। सीनियर उसे सलाह देता है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वह पूरा दिन ईचा के साथ बिताकर सच्चाई को समझने की कोशिश करे। वह अगले दिन एरियल की ड्यूटी भी संभालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पार्किंग में जाते वक्त एरियल को एक कार के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह अंदर झांकता है तब वहाँ उसे एक डरावना शैतान का बच्चा दिखाई देता है। इसके बाद वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पता चलता है वही रहस्यमयी डीमन उस बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ईचा के गर्भ में पल रहा बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। डरा हुआ एरियल घर पहुंचकर ईचा का फोन चेक करता है। वहाँ उसे डेनी नाम का एक पुराना क्लासमेट दिखाई देता है, जिससे ईचा हाल ही में बात कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि डेनी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है, तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद ईसा के बच्चे का पिता डेनी है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में ईचा से सवाल करता है, ईचा गुस्से से भड़क उठती है। गुस्से में ईचा कहती है अगले ही दिन वे डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी उलझी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब पिछले 6 महीनों में उसके और एरियल के बीच कोई रिश्ता नहीं बना, तो वह 3 महीने की गर्भवती कैसे हो गई। अगले दिन डॉक्टर जांच और अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन रिपोर्ट सबको हैरान कर देती है। डॉक्टर बताते हैं कि ईचा के गर्भ में कोई बच्चा नहीं है। दरअसल उसे फॉल्स प्रेगनेंसी नाम की मानसिक स्थिति है, जिसमें शरीर गर्भवती जैसा व्यवहार करता है, जबकि असल में गर्भ नहीं होता। यह सुनकर ईचा पूरी तरह टूट जाती है और एरियल भी गहरी सोच में पड़ जाता है। इस घटना के बाद लिंडा को यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए वह ईचा को उस्ताद जनी के पास लेकर जाती है। जनी ईचा को देखते ही उसके पीछे मौजूद एक रहस्यमयी साया को महसूस कर लेते हैं। पूरी बात सुनने के बाद वह बताते हैं कि कुछ डार्क एंटिटीज लोगों के सपने में आकर रिश्तों में दरार पैदा करती हैं और महिलाओं को झूठे भ्रम में फंसा देती हैं। लेकिन ईचा उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वह गुस्से और मायूसी में वहाँ से लौट आती है। लिंडा उसके साथ रुककर उसे संभालने की कोशिश करती है और काफी देर तक उसका हौसला बढ़ाती है। जब लिंडा अपने घर लौट रही होती है, तो रास्ते में उसे सड़क किनारे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखता है। वह उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख देती है। जैसे ही वह अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। यह देखकर वो दोबारा उसी जगह पर लौटती है जहाँ उसने बिल्ली के बच्चे को छोड़ा था। लिंडा जब दोबारा उस जगह पर पहुँचती है, तब वहाँ उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। वह इंसान जैसी जरूर लग रही थी, लेकिन पूरी तरह
इंसान नहीं थी। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि यह वही जिन है जो काफी समय से ईचा का पीछा कर रहा था। इससे पहले कि लिंडा कुछ समझ पाती, वह जिन उस पर हमला कर देता है और यहीं पर उसे जान से मार देता है। उसी समय ईचा एक डरावने सपने से घबराकर उठती है। उसने सपने में लिंडा की मौत अपनी आंखों से देखी थी और तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। वहां खून से लथपथ लिंडा की लाश को देखकर ईचा बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद एरियल भी वहां पहुंच जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर ईचा के पेट पर पड़ती है। उसका पेट ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वह 7-8 महीने की गर्भवती हो, जबकि मेडिकल जांच में ऐसा कुछ भी नहीं साबित हुआ था। इसके बाद ईचा एरियल को अपने सपनों और उस रहस्यमयी जिन और अब तक छिपाई गई सारी सच्चाई बता देती है। इस बार एरियल उस पर शक करने के बजाय उसका साथ देने का फैसला करता है। वहीं ईचा खुद को लिंडा की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि वही उसे उस्ताद जनी के पास में लेकर गई थी। इस बुरी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए ईचा, एरियल और उसकी छोटी बहन एमा दोबारा उस्ताद जनी के पास में जाते हैं। जनी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू करता है ताकि ईचा के अंदर मौजूद दुष्ट शक्ति को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ईचा का पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके अंदर से वही जिन बोलने लगता है। वह खुद को ईचा का असली पति बताता है और दावा करता है कि किसी और को उसे छूने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनी बिना डरे अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं। कुछ देर के बाद ईचा का शरीर शांत हो जाता है। तब उस्ताद जनी बताते हैं कि ईचा का सामना दासिम नाम के एक बेहद ही शक्तिशाली जिन से हुआ है। वही वह जिन है जो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में दरार डालने के लिए कुख्यात माना जाता है। दासिम सपनों के जरिए लोगों और खासकर महिलाओं के करीब आता है और उन्हें इमोशनली कमजोर करके अपने जाल में फंसाकर उनके रिश्तों के बीच में दरार डालता है। ईचा के साथ जो गर्भ अवस्था जैसा अनुभव हुआ था वह असली नहीं बल्कि उसी जिन का असर था। वह उसे कुरान की आयतें लिखकर देते हैं और कहते हैं इन्हें रोज पढ़ना जरूरी है ताकि वह इस बुरी शक्ति से सुरक्षित रह सके। ईचा और एरियल पहली बार खुलकर अपने रिश्तों के बारे में बातें करते हैं। दोनों ये मानते हैं कि उनके बीच आई दूरियों का जिम्मेदार वो नहीं बल्कि कोई और था। एक दूसरे से माफी मांगने के बाद वे अपने शादी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक जब सब कुछ सामान्य रहता है, ईचा को ना कोई डरावना सपना आता है और ना ही किसी तरह का अजीब एहसास होता है। एरियल भी हर समय उसका पूरा ख्याल रखता है। इसी तरह करीब 14 दिन बीत जाते हैं। एक दिन डिनर के दौरान एरियल बताता है कि कंपनी उसे दूसरी ब्रांच में प्रमोशन के साथ ट्रांसफर करना चाहती है। हालांकि वह ईचा के वजह से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन ईचा उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह पूरी तरह ठीक है। उसकी बात मानकर एरियल अगले दिन नए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। एरियल के जाने के बाद ईचा खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। वह एमा को कुछ दिनों के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से एमा नहीं आ पाती। अकेलापन दूर करने के लिए ईचा जनी की दी हुई आयतों को पढ़ती है और फिर टीवी देखते देखते सोफे पर लेट जाती है। तभी उसे फिर से वही अजीब एहसास होने लगता है, जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे सब कुछ बदला बदला लगता है। वहाँ मौजूद लोग उसे घूरते रहते हैं और बार बार एक ही बात दोहराते हैं, तुम मेरी हो। यह सुनकर ईचा बुरी तरह डर जाती है और तुरंत घर वापस लौट आती है। रात में एमा उसके पास आती है। ईचा घबराकर उसे बताती है वह फिर से उसी डरावने जाल में फंस रही है। एमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि जैसे ही एरियल वापस आएगा वे दोबारा उस्ताद जनी के पास में जाएंगे। इसी बीच एरियल का फोन आता है। वह बताता है कि वह रास्ते में है और कुछ ही घंटों में घर पहुंच जाएगा। फोन पर एरियल एमा को सख्त चेतावनी देता है कि किसी भी हाल में ईचा को रात में सोने मत देना। पिछली बार उसके सोते ही लिंडा की जान गई थी। अगर इस बार ऐसा हुआ तो एमा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर एमा पूरी रात ईचा को जगाए रखने के लिए उससे बातें करती रहती है। इसी दौरान वह बताती है कि उसने डेस्टा को एक और मौका देने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शायद उससे बेहतर जीवन साथी उसे नहीं मिल सकता। अनजाने में ईचा की आंख लग जाती है। एमा उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी अचानक कोई अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। अगले ही पल वह शक्ति एमा को घसीटते हुए कमरे के बाहर ले जाती है। उधर कमरे के अंदर वही जिन फिर से ईचा के पास आ जाता है, जो खुद को उसका पति मानता था। वह उसके बगल में लेट जाता है, मानो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। रात के आखिरी पहर जब ईचा की आंख खुलती है तो उसे फिर से वही अजीब एहसास होता है। उसका शरीर भारी लग रहा था और पेट पहले से कहीं ज्यादा उभरा हुआ था, जैसे वह दोबारा गर्भवती हो गई हो। फिल्म के मुताबिक जिनों की दुनिया का समय इंसानों की तरह नहीं चलता। जहाँ इंसानों के कुछ घंटे गुजरते हैं, वहाँ उनके लिए हफ्ते और महीने बीत सकते हैं।
यह महसूस करते ही ईचा पूरी तरह टूट जाती है। डर और गुस्से में वह खुद पर काबू खो बैठती है। लड़खड़ाते हुए वह बाहर निकलती है तो एमा को बाहर बेहोश देखती है, लेकिन उस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने अंदर मौजूद उस अभिशाप से छुटकारा पाना था जो दासिम ने उसके भीतर छोड़ दिया था। इसी दौरान एरियल घर पहुंच जाता है। ईचा और एमा की हालत देखकर वो घबरा जाता है और बिना देर किए दोनों को लेकर सीधे उस्ताद जनी के पास में जाता है। हालत की गंभीरता को समझते हुए जनी ईचा को बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देता है ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद वो अपने साथियों से मिलकर एक शक्तिशाली रूहानी अनुष्ठान शुरू करता है जिसका मकसद दासिम को ईचा के शरीर से बाहर निकालना था। अनुष्ठान शुरू होते ही ईचा पूरी तरह दासिम के कब्जे में आ जाती है। उसकी आत्मा एक डरावने सपने की दुनिया में फंस जाती है जहां वो बार बार दासिम से बचने की कोशिश करती है, लेकिन दासिम लगातार उसका पीछा करता है। इस लड़ाई का असर असली दुनिया में भी दिख रहा था। ईचा के शरीर में जख्म उभर आते हैं, उसकी आवाज बदल जाती है, वह दर्द से चीखने लगती है। तभी अचानक पूरा बेड हवा में उड़ जाता है। चारों तरफ दासिम की भयानक चीखें गूंजने लगती है। वह सबको डराने के लिए खुद को प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस्ताद जनी और उनके साथी बिना डरे लगातार प्रार्थना जारी रखते हैं। इसी बीच एरियल आगे बढ़कर ईचा के पास बैठ जाता है और उसके कानों में कहता है कि उसे उसकी जरूरत है और उसे किसी भी हाल में हार नहीं माननी चाहिए। एरियल की आवाज धीरे धीरे ईचा तक पहुंचने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने और एरियल के साथ बिताए हुए खुशहाल पलों को याद करती है। फिर ईचा उस्ताद जनी की दी हुई कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वह आयतें दोहराती है, दासिम की ताकत कमजोर पड़ने लगती है। जिस डरावनी दुनिया में उसकी आत्मा कैद थी वह धीरे धीरे टूटने लगती है। ऊंची दीवारें ढह जाती हैं, विशाल दरवाजे खुल जाते हैं और आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। मौका मिलते ही ईचा वहां से भाग निकलती है और उसकी आत्मा वापस अपने शरीर में लौट आती है। उसी पल असली दुनिया में भी सब कुछ शांत हो जाता है। ईचा की सांसें सामान्य हो जाती है, वह आंखें खोलती है और पूरी तरह होश में आ जाती है। आखिरकार दासिम की पकड़ टूट चुकी होती है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ती है। अब ईचा और एरियल अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन पूरा परिवार घर के बाहर बैठा होता है। तभी ईचा पूछती है कि उसका बड़ा बेटा आरका कहाँ है। वह घर के मुख्य गेट तक पहुँच गया था। वहाँ उसके सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल वही था जिसे ईचा अपने डरावने सपने में देख चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि दासिम था। एमा दौड़कर आरक को अपने गोद में उठा लेती है और घर के अंदर ले जाती है। वह उसे समझाती है कि अजनबियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों न लगे। लेकिन आरक की अगली बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वह मासूमियत से कहता है, वो अंकल तो बहुत अच्छे थे। यही फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती है, क्या दासिम सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो गया था या उसकी परछाई अब भी वहीं मौजूद थी। फिल्म के अंत में यह भी बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं मानी जाती। एक लोकप्रिय पॉडकास्ट में ऐसे ही एक दंपति की घटना का जिक्र किया गया था जिसमें दावा किया गया था एक जिन ने उनके रिश्ते की दरार का फायदा उठाकर उनके जिंदगी में दखल देने की कोशिश की थी। इस रहस्यमयी सवाल के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।